Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Studies with Target. Day 9 आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑपरेशनल रिसर्च। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनिट 1 दैट इज़ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर कर लिया था, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो यूनिट 1 में से आते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं सो दैट मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बेसिकली वास्ट सब्जेक्ट कहा जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इसके अंदर वो मेन कॉन्सेप्ट कवर कर सकूं जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में, एलपीपी क्या है हमारा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक हमारी होती है वोगल अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस अगर पेपर को आप देखेंगे एनटीए नेट के तो उस पर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो वो वाला टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक करना है या कोई और टॉपिक ऑपरेशनल रिसर्च का समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च है क्या हमारा। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जब जो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जितनी भी हमारी आर्मीज़ थी, हमारी आर्मी कह सकते हैं ब्रिटेन आर्मी थी, उनके पास कुछ रिसोर्सेज थे, कुछ ही रिसोर्स रह गए थे और वो चाहते थे कि उन्हीं रिसोर्स का यूज़ करके वो जो है वो वॉर को विन करें। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को बुलाया एंड देन उन साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ एक टेक्निक डेवलप की सो दैट वो क्या कर सके, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको इस तरीके से यूज़ करें सो दैट वो जो वॉर है उसको विन कर सके। तो वो जो हमारी टेक्निक बनकर आई जिसको हमने बाद में भी यूज़ किया, ये बेसिक हिस्ट्री कहा जाता है ऑपरेशनल रिसर्च की, कि ये हिस्ट्री थी जिसकी वजह से हमने बेसिकली जो है ऑपरेशनल रिसर्च कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो बताई जाती है, बट ऑपरेशनल रिसर्च का मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, कंस्ट्रेंट्स या आप कह सकते हो कुछ हमारी लिमिटेशंस होंगी जिसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जिसको हम यूज़ करके अपना एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है आपका, बेसिकली जिसका मतलब है कि आप अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें तो अगर मैं किसी की कंपनी की बात कर रही हूँ तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, कि हम किसी भी जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ले जा सकें। कॉस्ट है अगर हमारी तो उसको मिनिमम ले जा सके। तो कॉस्ट को मिनिमम करना और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ये हमारा क्या होता है, दैट इज़ योर ऑप्टिमल फंक्शन। और ये हम कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, उस कंस्ट्रेंट्स को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करके हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं सो दैट हम जो है वो ये प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें और कॉस्ट को मिनिमम मीन्स ऑप्टिमल कर सकें, तो ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। तो ये सारा किसके अंदर आता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, तो सिंपल वे में कहें तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या डिसीजन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मेन पर्पस क्या होता है कि हम क्या फाइंड कर सकें, कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकें सो दैट हमारी जो प्रॉब्लम है, अब बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी टर्म में हो सकता है। अगर हम ऑपरेशनल रिसर्च को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम एक बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई कि आपको एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, सप्लाई एंड डिमांड करनी है, तो आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं सो दैट आपकी जो है कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। कॉस्ट मिनिमाइज मतलब आपका के जो भी चार्जेस हैं वो कम लगे। तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जो एक एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑपरेशनल रिसर्च। तो ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर मेन जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ एलपीपी, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम जो ऑपरेशनल रिसर्च की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस सॉल्यूशन की मैं बात कर
रही हूँ उसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू हम उस मेथड को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इज़ अ टेक्निक फॉर चूजिंग बेस्ट फ्रॉम द सेट ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स इन द सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस. अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसका हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. अब बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, और साथ साथ हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ कंस्ट्रेन होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, बट मेरे पास जो मैन पावर है वो पूरे मंथ में जो है वो लेस देन 150 आरसी काम करती है. फॉर एग्जाम्पल ये कंस्ट्रेन मैं आपको बता रही हूँ. तो जैसे हमने ये दो चीज़ें ली हैं, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना इज़ योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, इट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और हमारा कंस्ट्रेन क्या है कि हमारी मैन पावर जो है वो लेस देन 150 आवर काम करेगी. तो ये इस तरीके से हमारे पास जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा और हमारे पास क्या होगा उसके साथ एज वेल एज हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, ठीक है. तो इसको लिखने के लिए एक सबसे इसको हम लिखते किस तरीके से हम आपको बताते हैं, बट उससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसपे एनटीए नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो हमारे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है. फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है हमारा कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम दे रखी है और हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, और मैंने वो जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन मेरे हर कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, मेरी हर रिस्ट्रिक्शन को फुलफ़िल कर रहा है, और उसके बाद ही वो क्या कर पा रहा है, आपका सॉल्यूशन फाइंड हो पा रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे हर कंस्ट्रेंट को क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है, किसी भी कंस्ट्रेंट को ब्रेक नहीं कर रहा है. तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर फिजिबल सॉल्यूशन. और हमेशा याद रखना जो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब किसी भी एक चीज़ को काम करने के अगर आपके पास 3 तरीके हैं और तीनों ही तरीके जो हैं वो आपके कंस्ट्रेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं और 3 तरीके हमें दे रखे, तो जो तीनों हैं उसमें से कौन सा वाला बेस्ट निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो हमेशा याद रखना जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है, वो हमेशा हमें किससे मिलेगा, फिजिबल सॉल्यूशन से. फिजिबल मतलब इनिशियल, फॉर एग्जांपल जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में मूव करना है, ठीक है, तो अब हम मूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस है. बट उनमें से कौन सा मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट निकल के आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो फिजिबल सॉल्यूशन जो सारे कंस्ट्रेंट को फुलफिल करेगा. इनफिजिबल सॉल्यूशन जो किसी भी एक कंस्ट्रेंट के ऊपर फुलफिल नहीं हो रहा, और इनफिजिबल सॉल्यूशन को हम लेते भी नहीं है क्योंकि इनफिजिबल सॉल्यूशन में से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते. ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा किससे मिलेगा हमें, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सॉल्यूशन हमें हमेशा किससे मिलेगा, फिजिबल सॉल्यूशन से ही मिलेगा. तो इनफिजिबल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो हमारे क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसको, कोई भी कंस्ट्रेंट. जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा था x1 10 x2 20 मार्क्स दे रखा है, और ये हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी क्या कहते हैं आपकी इक्वेशंस दे रखी है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, और अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करती हूँ और हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट मीन्स जो है वो हमारा क्या है, दैट इज़ इनफिजिबल सॉल्यूशन. तो इनफिजिबल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंस्ट्रेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन हमेशा हमें किससे मिलेगा, वी गेट फ्रॉम द इनिशियल जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, हम फिजिबल सॉल्यूशन से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. इसके बाद ये तरीका होता है एलपीपी को लिखने का, बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है एलपीपी को लिखने का. तो यहाँ पर एम जो है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, एन हमारे क्या है, दैट इज़ योर वेरिएबल्स. एम क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स, एंड एन क्या है आपके वेरिएबल्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x1 x2 x3 xn ये क्या है हमारे, दीज आर द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. जैसे हमारे पास प्रॉफिट है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक x यूनिट बना रहा है, x2 यूनिट बना रहा है, x3 यूनिट बना रहा है, तो हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं कंपनी के अंदर, xn यूनिट बना रहे हैं. तो ये हमारे क्या है, दिस इज़ द बेसिकली आपका क्या कहेंगे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन,
ठीक है। नेक्स्ट m क्या है, कंस्ट्रेंट्स, n क्या है आपके, दैट इज़ योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हम लिखते कैसे, ये ऑप्टिमाइज फंक्शन है आपका, लिखने का तरीका होता है c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस सी एन एक्स एन, ये हमारा क्या है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ योर कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने अभी बताया था n तक हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट n हो सकते हैं आपके, और हर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। किस तरीके से, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, n हमारा क्या है, m इज़ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, n इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x1 x2 x3, xn क्या है हमारे, दिस इज़ द वेरिएबल्स, ठीक है। ऑप्टिमाइज फंक्शन ये हो गया, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हो कंस्ट्रेंट्स ये हो गए यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है b1 b2 bn, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि मशीन, फॉर एग्जांपल मशीन आर्स जो है वो 1 to 20 से लेस होने चाहिए, और a1 a जो है 1 जो है a2 1 है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज बाय द वेरिएबल्स x1। तो किस तरीके से डिफाइन होता है, ध्यान से देखो। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम और एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये आपका दे रखा है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ LPP, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास x1 x2 x3 क्या है, दिस इज़ द वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 कोई भी हमारी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बना रही है, एग्जांपल ले लेते हैं x1 x2 एंड x3, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट बना रही है। अब जो ये 3 प्रोडक्ट बना रही है इसका प्राइस हमने मान के चला है, मतलब फॉर एग्जांपल ABC, ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं ABC, ठीक है। कंपनी ABC बना रही है, और AB की कितनी यूनिट्स बनाएगी, वो X, B की कितनी यूनिट बनाएगी, X2, C की कितनी यूनिट बनाए, X3। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बना रही है अगर कंपनी, तो वो फॉर एग्जांपल कितने प्रोडक्ट्स क्रिएट करेगी, X1 क्रिएट करेगी, और एक का प्राइस कितना है आपका 15 है, B जो हमारा X2 है उसका प्राइस कितना है 30 है, ठीक है, और x3 का प्राइस कितना है 24। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड x1 x2 x3 सो दैट ये जो है हम क्या कर सके, अपने प्रॉफिट को क्या करें, मैक्सिमम कर सके। मतलब हम कितने प्रोडक्ट्स बनाएं कि हमारा जो है वो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये हमारी, ये क्या होता है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे दिया है, x1 x2 x3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ABC प्रोडक्ट को, और ये बता रहा है कि A प्रोडक्ट के x1 हमें क्या करने पड़ेंगे, यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, B की कितनी बनानी पड़ेंगी x2, और C की कितनी बनानी पड़ेंगी x3, ठीक है। अब हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स फॉर एग्जांपल ये 3 कंस्ट्रेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये मैन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये आपका आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो है 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x2 ये हमेशा लेस देन किससे होना चाहिए, यानी मशीन जो मैन पावर है वो हमेशा लेस देन किससे होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 180 से होनी चाहिए। आर्स किससे लेस देन होने चाहिए, हमेशा 216 से लेस देन होने चाहिए। आपका जो फॉर एग्जांपल मशीन आर्स हैं वो किससे लेस देन होने चाहिए, 300 से। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ये क्या है आपके कंस्ट्रेंट। और x1 x2 x3 क्योंकि मैक्सिमम आप प्रॉफिट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, इक्वल्स टू 0। तो ये जो लिखने का तरीका है, दिस इज़ योर LPP फॉर्मेशन, LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मेशन। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 सो दैट हमारी जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमें 2 चीज़ें दी होती हैं जो मैं आपको भी बता चुकी हूँ, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज़ योर कंस्ट्रेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, कई बार लिखा होता है NTA नेट में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए LPP की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का आ रखा है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये x1 x2 x3 इसको हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड योर बेसिक वेरिएबल। मैंने पीछे बताया भी था, इट इज़ अ वेरिएबल। तो ये कौन से टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो LPP के अंदर जितनी भी वैल्यू दे रखी होती हैं वो सारी क्या होती है, नॉन बेसिक प्रॉब्लम, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, और उसके अंदर
3 बेसिक वेरिएबल्स हैं और 2 क्या हैं आपके नॉन बेसिक प्रॉब्लम, मतलब x1 x2 x3 3 हैं और इसके अलावा रेस्ट ऑफ भी 2 और बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो अब ये बताना है आपको कि इसके अंदर कितने पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने बन सकते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन एनटीए नेट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है इस तरीके से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल। यहाँ पर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m इज़ द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब जो बेसिक एंड नॉन बेसिक दोनों को मिलाकर बने हुए हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स 3 थे और हमारे पास नॉन बेसिक और बेसिक मिलाकर कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए आपके 5। तो वी कैन पुट इन द फॉर्मूला कैसे, 5 फैक्टोरियल n था, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5, फिर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू, अब हमारे पास n क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस 3 दैट मीन्स 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू कैन गेट द 10। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दैट इज़ योर 10। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और इस जैसा मेरे ख्याल से 2-3 बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अगर हमें इतने दे रखे हैं देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। तो आपके लिए ये फॉर्मूला होता है, n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल दैट मीन्स बेसिक प्लस नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 x2 x3 दीज आर योर बेसिक वेरिएबल्स और इस रेस्ट ऑफ इसके अलावा जो होते हैं दैट इज़ योर नॉन बेसिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद LPP के अंदर ही एक मेनली एनटीए नेट में जो पूछा गया है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूछी गई है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही पार्ट है, दैट मीन्स ऑपरेशनल रिसर्च का ही पार्ट है। और ये हम बात करते हैं, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे हम बात करेंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन की, और अपने डेटा को जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो हमेशा मिनिमाइज रहे, सो दैट हम एक जगह से जो फॉर एग्जांपल सोर्स टू डेस्टिनेशन जो भी हमारा डेटा हमारा जा रहा है, जो भी डेटा कह रही हूँ, जो भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है वो सारा क्या है, मिनिमाइज वे में जाए, मिनिमाइज कॉस्ट में जाए। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 तरीके से होती है, दैट इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारी टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इक्वल है दैट मीन्स अवर जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है, कि जितनी सप्लाई है जितनी डिमांड है वो इक्वल है। बट अगर हमारी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है या डिमांड कम है या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो हमारी वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ योर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम एक बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, दैट इज़ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। और उन बेसिक सॉल्यूशन में से ही हम क्या फाइंड करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर ये 2 फेजेस होते हैं। पहला हमें सारे बेसिक जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो फाइंड करना, एंड देन उसके बाद उसमें से ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये हमारे फेजेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। इसके बाद ये इसके मेथड्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड और ऑप्टिमल। मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करके दे देंगे ये तीनों मेथड्स। और अगर हमें ये चेक करना है कि इनका जो रिज़ल्ट आया है वो हमारा बेस्ट रिज़ल्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 2 मेथड्स और होते हैं, दैट इज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से जो मेनली क्वेश्चन आए हुए हैं जितना मैंने देखा है आपका, या तो वो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको मोदी मेथड कहते हैं, इस पे, या वोगल एंड लीस्ट कॉस्ट, इन पे मेनली क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। इसको हम यूवी मेथड भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो यूवी मेथड के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये वाला जो आपका वोगल अप्रॉक्सीमेशन है इसमें 2-3 बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो दैट मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आपको समझाऊं। तो प्लीज़ अगर ध्यान से समझना, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन है, ये एनटीए नेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से आपका जो है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको निकालनी है, और आपके पास क्या दे रखा है,
मतलब जो है हमें वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और ये हमारे पास ऑप्शन है, और ये एनटीए नेट का ही क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है दिस इज़ योर सोर्स, दिस इज़ डेस्टिनेशन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पर 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये हमारी सप्लाई है और ये क्या है, हमारी डिमांड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम में हमें चेक करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू चेक कि वो बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मैंने अभी आपको बताया था कि मेनली हम ये चेक करते हैं कि सोर्स है और जो हमारा सप्लाई है और जो डिमांड है वो इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप इसको प्लस करें तो कितना होगा आपका, दैट इज़ 14, 12, 8, और यहाँ पर इन सबको प्लस करें। अगर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो दोनों ही में, इस केस में और यहाँ पर ऐड करके इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी आपकी, दैट इज़ इनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अगर हम कोई भी एग्जांपल इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी थी जिसमें हमारे पास ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं, ये सोर्स है। मैं आपको वोगल अप्रॉक्सीमेशन का मेथड बता रही हूँ सो दैट आप अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है उसको आप खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी थी, सप्लाई या डिमांड, हमने इसको ऐड किया, वी गेट द 1200। दैट मीन्स हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो गई, दैट इज़ योर बैलेंस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड क्या हो गई है आपकी, इक्वल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 500 प्लस 400 प्लस 300, यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो भी 1200 आएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है वोगल अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं, हमारी जो लीस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू है रो के अंदर, उसमें और जो हमारी उससे बड़ी वैल्यू है, मतलब 2 लोएस्ट वैल्यूज़ के अंदर से हम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 2। यहाँ पर इस वाली रो में देखेंगे तो हमारे पास 2 और 5 है, तो 2 - 5 आप कह सकते हो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 2 है आपकी लोएस्ट वैल्यू, तो माइनस करके क्या आएगा आपका 1। नेक्स्ट इसी तरीके से हम कॉलम में से फाइंड करेंगे, तो लोएस्ट वैल्यू 2 कौन सी है, 3 और 2, दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे, दैट मीन्स 1 और 3, दैट इज़ 2। ठीक है, 5 और 3, दैट इज़ 2, एंड 4 और 2, दैट इज़ 2। तो यानी हमें करना कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि जितनी भी हमें सप्लाई एंड डिमांड दे रखी है उसमें से हर रो एंड हर कॉलम में जो 2 लोएस्ट वैल्यू हैं उनको आपस में माइनस करके उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है, रो को भी देखेंगे कॉलम को भी देखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई है, दैट इज़ योर 3। आप इस 3 को ले लेंगे। अब जैसे ही हम जिस 3 को लेंगे हम उसमें एलोकेशन करेंगे। कैसे करते हैं, आपके पास सप्लाई कितनी दे रखी है, दैट इज़ 400, यानी ये 400 सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी दैट इज़ 2। इस रो के अंदर सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, दैट इज़ 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इस जो डेस्टिनेशन है, इस पूरे डेस्टिनेशन के अंदर कितनी इसकी डिमांड थी, 250। तो ये क्या करेगा, अपने 400 सप्लाई कर देगा और इसको कितनी वैल्यू दे देगा, 250। अब इस डेस्टिनेशन की जो है वो सारी वैल्यू फुलफ़िल हो गई, इसको 250 चाहिए था, इसको 250 मिल गया। दैट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर हमारी जो डिमांड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसे 250 चाहिए था, चाहे वो 3 दे, चाहे वो O1 से मिले, O2 से मिले, O3 सोर्स से मिले। इसे O2 से हमें क्या मिल गया, 250 सप्लाई मिल गई है, डिमांड इसकी पूरी हो गई है, तो ये इस पूरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर इसने कितनी सप्लाई कर दी है, 250 सप्लाई कर दी, दैट मीन्स यहाँ पर कितना रह जाएगा, 150। अब हमें अगेन दोबारा से वही स्टेप करना है, जो हमारे बचे हुए कॉलम्स हैं उन कॉलम्स एंड रो में से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसमें से फाइंड करें तो बचा हुआ हमारे पास क्या था, 174। तो 1 और 4 में से 5 माइनस किया, दैट मीन्स 3, और 6 और 5 में से किया 1, 3 और 2 में से किया 1। नेक्स्ट यहाँ पर हमने किया 4 और 2 में से 2, 7 और 3 में से 2, एंड 1 और 3 में से 2। अब ये वाले कॉलम हमारा कंसीडर नहीं होगा बिकॉज ये कैंसिल आउट हो चुका है आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास बचे हुए हैं, हमारी वैल्यूज़ आ गई, अब इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम देखें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम ये क्या करेगा, इसकी सप्लाई वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 300, यानी ये वाला कॉलम, ये वाली रो जो है वो 300 सप्लाई कर सकती है, और लोएस्ट वैल्यू 174 में कौन सी है आपकी, 1, तो ये इसे 300 दे देगा।
जैसे ये 300 देगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये अब और किसी को वैल्यू नहीं दे सकता, तो ये वाली रो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे 300 मिल गया, हम देखेंगे कि इस डेस्टिनेशन को कितनी डिमांड थी इसकी 350, लेकिन इसको 300 मिला, इसको 50 और वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम कट करके कितनी दे देंगे 50, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 हो गई। अब फिर वही सेम है कि हमारे पास जो रेस्ट ऑफ रह गया है उनमें से हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द पेनल्टी, आप कह सकते हो रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 6, 5, 9 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3, 2 में से 1 आ जाएगा, अगर हम 9, 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5, 3 में से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6, 3 में से, तो मैक्सिमम वैल्यू इस बार हमें क्या मिल रही है, दैट इज़ योर 7, ठीक है। जैसे ही हमें 7 मिलेगी तो 7 में यहाँ पर इसके पास कितनी वैल्यू थी 200, दोनों 9 और 7, 9 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ योर 2, तो ये से 2 को क्या दे देगा 200 दे देगा। जैसे ये 200 देगा ये वाली जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 200 इसमें से 500 में से, क्योंकि इसने इसको वैल्यू दी है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 300, ठीक है। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ क्या बचा है 6, 5, 3, 3। अब अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूँ तो क्या आएगा, 6, 5 का डिफरेंस आएगा 1, 0, यहाँ पर आएगा 3 एंड 2। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, दैट मीन्स इसमें से छोटी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे कितना असाइन हो जाएगा, दैट इज़ 50, ठीक है। इसको 50 असाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ कैंसिल, और यहाँ पर 50 असाइन कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर 250, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। इसके बाद रेस्ट ऑफ हमारे पास 5 एंड 3 बच गया, तो जो हमारी वैल्यू रह गई है 250 इसको असाइन कर देंगे, एंड देन 150 हम किसको असाइन कर देंगे, इस वाली वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज़ असाइन हो गई हैं, ठीक है। हमारा सॉर्ट आउट करके इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 250 हो गया, रेस्ट ऑफ 150 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी कॉलम के ऊपर जितनी वैल्यू हमने असाइन की है उसको उस कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 मल्टीप्लाई बाय 1, 150 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 250 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से करके आप क्या फाइंड कर दोगे, यू कैन फाइंड द फाइनल कॉस्ट। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपके इस यहाँ पर जो आपका मैंने एनटीए नेट का बताया था ये आपका इसी तरीके से क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा बैलेंस्ड कितना आया है, एंड देन उसके बाद आप पेनल्टी फाइंड करते जाएंगे, और पेनल्टी फाइंड करने के साथ साथ हम वैल्यू जो है वो इनको असाइन करते जाएंगे, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि जो हमारी लास्ट में रिजल्ट आएगा वो क्या वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, और ये 2 या 3 बार वोगल अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर जो है वो एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक मेथड और यूज़ होता है, दैट इज़ यूवी, या जिसको हम मोदी मेथड भी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और किसी को भी कोई डाउट हो और अगर ऑपरेशनल रिसर्च में और डिटेल में कुछ पढ़ना है तो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उसको उस टॉपिक को मैं अगेन से अलग से एक वीडियो के साथ लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।